अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है एबीजी इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एबीजी है क्या। एबीजी का मतलब है आर्टीरियल ब्लड गैस। जैसे कि आप देख रहे हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस को मज़ीद पढ़ने के लिए, मज़ीद जानने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी नॉर्मल रेंजेस का पता होना चाहिए। नॉर्मल रेंजेस में हम लोग देखते हैं पीएच 7.35 से 7.45 नॉर्मल है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है PaCO2 35 से 45 नॉर्मल है। HCO3 22 से 26, PaO2 80 से 100। फार्मूलाज तो हम देख लिए हैं, अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे PaCO2 partial pressure of carbon dioxide, HCO3 bicarb, PaO2 partial pressure of oxygen। सबसे पहले है स्टेप 1। मैंने इसको डिफरेंट स्टेप्स में कर दिया है। स्टेप 1 में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे पीएच की। हमें पता होना चाहिए कि पीएच जब 7.45 से बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेशेंट अल्कलोसिस में है। पीएच जब 7.35 से कम हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेशेंट एसिडोसिस में है। स्टेप 2 में हम लोग बताएंगे कि रिस्पायरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। स्टेप 3 में हम आपको बताएंगे कंपनसेटेड है और अनकम्पनसेटेड है। रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक की अगर बात करें तो हमें ये पता चलता है कि रिस्पायरेशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इसका रिलेशन लंग्स के साथ है। मेटाबॉलिक हमारा बाइकार्ब है तो कहीं ना कहीं बल्कि किडनी से ही जुड़ा हुआ है। अब हम आगे चलते हुए अपनी वीडियो को आगे लेके जाते हुए बात करेंगे रिस्पायरेटरी और हमारा जो स्टेप 2 है रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक के बारे में। रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस भी हो सकता है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। हम बात कर रहे थे रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एसिडोसिस की। इसमें जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है रोम। रोम हमें ऐसे हेल्प करता है कि आर फॉर रिस्पायरेटरी, ओ फॉर ऑपोजिट, एम फॉर मेटाबॉलिक, ई फॉर इक्वल। इस चीज़ को समझने के लिए इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा ये बनाया है। फॉर एग्जांपल अल्कलोसिस में है पेशेंट और वो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है तो उसमें क्या होगा कि आपका पीएच का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पीएच पेशेंट की हो जाएगी 7.51, लेकिन उसकी PaCO2 वो कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास होगी 25 ले लेते हैं, 25। और मोस्टली में भी बाइकार्ब हमारा जो है वो नॉर्मल रहे तो ये हमारी रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की तो हमने जैसे बता चुके हैं कि ऑपोजिट साइड्स होंगी। तो ऑब्वियसली 7.35 से जब हमारी पीएच कम हो जाती है तो एसिडोसिस होता है, लेकिन इसमें क्या होगा PaCO2 जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। पीएच में भी हमारी 7.21 होगी और PaCO2 मुमकिन है 52 हो, मुमकिन है 60 हो और बाइकार्ब मोस्ट लाइकली नॉर्मल रहेगा। तो रोम हमें इसमें रिस्पायरेशन में ऐसे हेल्प करेगा। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिक की। अगर मेटाबॉलिक की बात करें तो हमने ये कहा था कि मेटाबॉलिक में चीज़ें इक्वल रहेंगी। इक्वल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पीएच 7.5 है तो बाइकार्ब भी 7.5 ही आएगा। इक्वल का ये मतलब है कि अगर अल्कलोसिस में पीएच बढ़ रहा है तो बाइकार्ब भी बढ़ेगा। जैसे रिस्पायरेटरी में ये था कि पीएच बढ़ रहा था, PaCO2 कम हो रही थी। मेटाबॉलिक में क्या होगा, अल्कलोसिस में पीएच बढ़ेगा, बाइकार्ब भी बढ़ेगा। एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच जब कम होगी तो बाइकार्ब भी कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पीएच है 7.56 तो यहाँ पे हमारा बाइकार्ब
होगा 36, 30, कोई रेंज भी आ सकती है। कहने का ये मतलब है कि अल्कलोसिस में बढ़ेगा। और एसिडोसिस में अगर हमारा pH है 7.12 तो हमारा बाइकार्ब भी कम हो जाएगा, अराउंड 18 हो सकता है, 16 हो सकता है। मोस्ट लाइकली यहाँ पे हमारी PCO2 जो है वो नॉर्मल रहेगी। इसी तरह अल्कलोसिस में भी माइट हमारी PCO2 नॉर्मल रहे। ये तो था कि हमने इन दोनों को कैसे चेक करना, और ये उसको इजी बनाने के लिए हमने ये फार्मूला रोम यूज़ किया था। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस की जो मेन काज है वो है हाइपर वेंटिलेशन। जी हाँ, अल्कलोसिस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं हाइपर वेंटिलेशन है। इसमें हमारा रेट और वॉल्यूम दोनों क्या होगा, हाई हो जाएंगे। और अगर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है तो इसमें क्या होगा, हमारे लंग्स डिप्रेशन में चले गए हैं। डिप्रेस होने की वजह से लंग्स जो हैं वो एनफ CO2 रिमूव नहीं कर रहे। इसी तरह मेटाबॉलिक की तरफ अगर हम जाते हैं तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होगा कि हमारे जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पे बाइकार्ब का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। pH इंक्रीज़ होगी प्लस बाइकार्ब दोनों इंक्रीज़ होंगे। एसिडोसिस में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होगा हमारा। एसिड प्रोडक्शन जितनी भी होगी वो जितनी भी एसिड प्रोडक्शंस हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी, और बाइकार्ब का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। मतलब pH लो, बाइकार्ब लो। स्टेप 3 हम लोग बात करेंगे कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड की। कंपनसेटेड पार्शियल हो सकता है और फुली हो सकता है। पार्शियल में क्या होगा, मे बी हमारी जो pH लेवल है वो भी हाई हो, बाइकार्ब भी हाई हो, PCO2 भी हाई या लो हो। pH लो हो सकती है, बाइकार्ब लो हो सकता है, PCO2 हाई या लो हो सकती है। मतलब हमारे जो तीनों हिस्से हैं pH, बाइकार्ब, PCO2 तीनों ही एबनॉर्मल होंगे। तीनों की रीडिंग्स नॉर्मल रेंज से या तो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। पार्शियल था ये। फुली में क्या होगा, हमारी pH मोस्ट लाइकली नॉर्मल रहेगी। आपको दिखा दूँ, ये फुल की लाइन आ रही है। pH हमारी नॉर्मल रहेगी, बाइकार्ब में भी ज़्यादा हो, में भी कम हो, PCO2 भी में भी कम हो, में भी ज़्यादा हो। मतलब बाइकार्ब और PCO2 डी रेंज होंगे लेकिन pH नॉर्मल होगी। अनकम्पनसेटेड में क्या होगा, मे भी PCO कम या ज़्यादा हो सकती है, pH भी कम या ज़्यादा हो सकती है, बाइकार्ब नॉर्मल है। pH लो है, बाइकार्ब लो है, PCO2 नॉर्मल है। pH दोनों में डिस्टर्ब होगी, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। बाइकार्ब अगर कम या ज़्यादा होगा तो PCO2 हमारा नॉर्मल रहेगा, और अगर PCO2 कम या ज़्यादा होगा तो बाइकार्ब क्या करेगा, नॉर्मल रहेगा। ये हमारा हो जाएगा अनकम्पनसेटेड।